नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सेंसेक्स हुआ 50,000। आप देख रहे हैं जनमन धन। जनमन धन बजट स्पेशल में आज शुरुआत सेंसेक्स की उस खबर से जिसने निवेशकों की झोली भर दी है। जी हां, सेंसेक्स ने आज 50,000 का आंकड़ा छूकर इतिहास रच दिया है। पचास हजार। जी हाँ, 50,000 का हो गया है अपना सेंसेक्स और ये जश्न उसी का है। गुरुवार 21 जनवरी का दिन अर्थ जगत के इतिहास में दर्ज हो गया। बजट से 10 दिन पहले शेयर बाजार ने नया कीर्तिमान बनाया। पिछले साल देश में जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, उस वक्त 24 मार्च के दिन सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज हुई और उस दिन सेंसेक्स 25,639 पर पहुंच गया। लेकिन महज 208 दिन में सेंसेक्स ने जबरदस्त छलांग लगाई और 24,500 अंकों की बढ़त के साथ 50,000 पर पहुंच गया। सेंसेक्स को 10,000 तक पहुंचने में 10 साल लगे। 10,000 से 20,000 तक सेंसेक्स 22 महीने में पहुंचा। 29 अक्टूबर 2007 को सेंसेक्स 20,000 का था। 4 मार्च 2015 को सेंसेक्स 30,000 पर पहुंचा। 23 मई 2019 को सूचकांक ने 40,000 का आंकड़ा पार किया था। 30,000 से 40,000 तक पहुंचने में सूचकांक को 4 साल का समय लगा था, लेकिन इस बार केवल 415 दिनों में सूचकांक 40,000 से 50,000 पर पहुंच गया है। शेयर बाजार में निवेशकों की कुल वेल्थ 200 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आज के इस ऐतिहासिक मौके पर सेंसेक्स का ग्राफ सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें बताया कि कैसे सेंसेक्स ने शुरू से लेकर अब तक का सफर उतार चढ़ाव के साथ तय किया। बाजार के जानकार मानते हैं कि सेंसेक्स की ये उड़ान अभी थमने वाली नहीं। लोगों का विश्वास बढ़ा है इस मार्केट में। जो जिस हिसाब से 1000 वाला इंडिया सेंसेक्स आज 50,000 हो गए हैं और विश्व पे एक इंडिया का एक जगह बना हुआ है। इस गवर्नमेंट से लोगों का विश्वास बढ़ा है। इकोनॉमिक में जो फ्लो आ रहे हैं एफआई के और डोमेस्टिक जो हमारी सब हैं वो बाइंग कर रहे हैं, तो इसके लिए मार्केट में और लग रहा है कि मजबूती से आगे भी बढ़ेगा। देखिए, मार्केट में जो पैसा आ रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है। ऐसे नहीं कि मार्केट आज आ रहा है कल जाएगा पैसा, क्योंकि आपने देखा रहेगा पिछले 3-4 महीने में मार्केट अगर एक दिन गिरता है तो 4 दिन बढ़ता है। पहले भी आपको बताया कि इंडिया स्टोरी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स अपने इंडिया के ऊपर आउटलुक बहुत अच्छा है। माना जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन के आने और अमेरिका में बाइडेन की शपथ की वजह से शेयर बाजार में उछाल है। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयर तेजी के साथ खुले, जिसकी वजह से आज का ये दिन बाजार में बहार लेकर आया। और अब जनमन धन में बात रियल एस्टेट सेक्टर की। कोरोना महामारी की सीधी मार रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ी है। वजह भी सीधी है। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों की आमदनी कम हो गई थी, तो कितने ही लोगों की नौकरी भी छिन गई थी। नतीजा, रियल एस्टेट सेक्टर जो पहले से ही मंदी की मार झेल रहा था, उसे और बड़ा झटका लगा, क्योंकि घर खरीदने आने वालों की भारी कमी हो गई। तो जिन लोगों ने पहले ही फ्लैट बुक कर दिया था, उन्हें रेडी फ्लैट्स नहीं मिल पाए। आसमान को छूती ऊंची ऊंची इन इमारतों में घर तो हजारों लाखों बने हैं, लेकिन कहीं घर का कोई खरीदार नहीं, तो किसी के लिए अपना घर का सपना चकनाचूर हो रहा है। ये हालात क्यों बने हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बायर और बिल्डर दोनों के सामने खड़ी हुई इस मुसीबत को खत्म कौन करेगा? बजट से पहले रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े ये बड़े सवाल हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि रियल एस्टेट सेक्टर पर आई मंदी की ये मुसीबत क्यों देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता का सबब है। रियल एस्टेट सेक्टर कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। रियल एस्टेट करीब 220 दूसरे सेक्टर को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। देश की जीडीपी में रियल एस्टेट का योगदान 6 से 7% के बराबर है। लेकिन फिलहाल ये कारोबार हिचकोले खा रहा है।
इसके लिए जिम्मेदार है कोरोना वायरस। कोरोना महामारी ने करीब 5 सालों से मंदी का सामना कर रही रियल एस्टेट इंडस्ट्री की कमर तोड़ कर रख दी है। ये नीम पर करेले वाली कहावत जैसा है। मई 2020 में जब महामारी का असर चरम पर था, तब जो अनुमान निकाला गया उसके मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक सेक्टर को होने वाला नुकसान 1 लाख करोड़ के करीब का है। दिल्ली के आसपास एनसीआर क्षेत्र में नोएडा, गुड़गांव वो बड़े शहर हैं जहां हजारों फ्लैट बनते और बिकते हैं, लेकिन कोरोना काल में इस पर ब्रेक लग गया। कई लोगों का घर चलना मुश्किल हो गया क्योंकि आमदनी में कटौती या जॉब छीनने के बावजूद उन्हें अपना घर नहीं मिल पा रहा। ईएमआई देने की हालत नहीं है, लेकिन बैंक को ईएमआई देनी मजबूरी है। नोएडा के ऋषि झा की ऐसी ही हालत है। 2017 में पिता और अपने नाम पर ज्वाइंट लोन लिया था। बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया। 6 महीने में पोजीशन का वादा किया गया, लेकिन 2021 आ चुका है पर फ्लैट मिलने की सूरत नजर नहीं आ रही। फादर ने लोन उठाया था जिसमें मैं भी को बोरर हूँ और हम 2-3 साल से लगातार 3.5 साल से इनफैक्ट लोन पे कर रहे थे। हमें बैंक ने बोला, पहले हमारे पास प्री EMI जो होती हैं, जो छोटी किस्तें होती हैं, और उसके बाद फिर बैंक ने बोला क्योंकि आपको अभी पोजीशन जल्दी मिल ही जाएगा, इंस्टेड ऑफ डिलेइंग इट, आप अभी से अपनी EMI स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे फादर ने अपनी पूरी EMI स्टार्ट कर दी, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है उनकी सैलरी का। तो वो पिछले 3-3.5 साल से पे कर रहे थे। अभी पिछले 3-4 महीने से क्योंकि कोविड में मेरी भी जॉब चली गई, तो आई वॉज नॉट एबल टू सपोर्ट माई फैमिली फॉर सम टाइम, राइट। किस्तें भी नहीं चुका पाए पिछले कुछ महीनों से, जिसकी वजह से बैंक भी जो है वो प्रेशर बना रहा है अपने कलेक्शन एजेंट्स को भेज के कॉल्स कर। क्योंकि बिल्डर ने 2019 के अंत तक खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित होने के मामले में पोजीशन मिलने की उम्मीद ना के बराबर होती है, लिहाजा नुकसान कम से कम हो, इसलिए मामला कोर्ट तक पहुंच गया। ऋषि गए तो थे अपना घर खरीदने, पर अब खरीदारों का एसोसिएशन बनाकर सुप्रीम कोर्ट में बिल्डर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नोएडा से ही सटा नोएडा एक्सटेंशन का इलाका घर खरीदारों की ऐसी मुसीबत और बिल्डरों की ऐसी मनमानी के लिए मशहूर है। बिल्डरों की बिरादरी में सुपरटेक यहाँ बड़ा नाम है। इसके प्रोजेक्ट इको विलेज 2 में संजीव ने 8 साल पहले साल 2013 में एक फ्लैट बुक किया था। 2015 में पोजीशन मिलना था। 2019 में कहा गया फ्लैट जरूर मिल जाएगा, फिर कोरोना आ गया और काम ठप पड़ गया। अब 2021 आ चुका है। मैंने लगभग आज से 8 साल पहले फ्लैट बुक किया था 2013 जनवरी में, और अभी तक मुझे मिला नहीं है, जबकि मुझे जून 2015 में उसका पोजीशन मिल जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सुपरटेक इको विलेज 2 में। तो 5.5 साल हो चुके हैं, 5.5 साल पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। मेन है कि बिल्डर्स की अपनी पॉलिसीज़ है, अपनी कुछ स्ट्रेटजीज़ है, या फ्लैट नहीं देने की मंशा है। रियल एस्टेट सेक्टर को चलाने वाले बिल्डरों के खिलाफ ऐसी शिकायतें सालों से आ रही है, लेकिन कोरोना ने बिल्डरों को एक बहाना भी दिया है। ये जरूर है कि कोरोना से लोगों की आमदनी पर जो असर पड़ा, उससे खरीदार कम आने लगे, तो नुकसान बिल्डरों का भी हुआ है, क्योंकि बायर सोच विचार कर, डर कर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। या नोएडा एक्सटेंशन रीजन, या जहां पे बहुत ज्यादा मास सेल होती थी, यहां पर बड़ी सरप्राइजिंग बात ये हुई है कि बड़ी इन्वेंट्रीज नहीं है मार्केट में, और छोटी इन्वेंट्रीज के लिए लोग आ रहे हैं। पर अब जो बायर है वो, क्योंकि उस पर अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको ये पता है मेरे पे इतने ही पैसे हैं, कल को मेरी जॉब होगी नहीं होगी, फिर से कब होगी, तो बहुत ध्यान से देखकर सिलेक्ट कर रहा है प्रॉपर्टी को। बायर बहुत कम है, पर मेरे को ये लगता है कि जब ये हमारी वैक्सीन का कंफर्मेशन और सक्सेसफुल कंफर्मेशन हो जाएगा और मास तक पहुंच जाएगा, उसके बाद शायद स्टेबिलिटी आनी चाहिए। दिल्ली, नोएडा के बाद अब लखनऊ के रियल एस्टेट क्षेत्र का हाल जानिए। यहां भी कोरोना ने कारोबार को बड़ा झटका दिया है। नोएडा के बाद जानिए लखनऊ के लोगों की मुसीबत। लखनऊ के 2 परिवारों के दिल का दर्द जानिए। एक हैं फार्मा बिजनेस का काम करने वाले शिशिर श्रीवास्तव, तो दूसरे हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट शिव शर्मा। शिशिर ने 2015 में एक बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था। 6 महीने में मिलने का वादा किया गया था, लेकिन 6 साल बीत गए, फ्लैट नहीं, सिर्फ मिला है तो भरोसा।
2 BHK का है, 1336 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। हम जो है 44,40,000 रुपए उनको जो है दे चुके हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इसलिए जो था पुराने इंसिडेंट को इससे कोरिलेट कर रहा था कि मैं 1 जुलाई 2015 से मैंने बुकिंग कराई हुई है। विदिन 6 मंथ इन्होंने हमको देने के लिए कहा था। बैंक ने देखा कि पूरा स्ट्रक्चर इनका खड़ा हुआ है, उसने जो है 90% लोन जो है तुरंत मुझे जो है डिस्पर्स कर दिया। मेरा 32 लाख रुपए का लोन हुआ, जिसमें से 28,35,000 रुपए बैंक ने हमको डिस्पर्स कर दिया और अगले महीने से उसकी EMI शुरू हो गई। बट इतने साल बीतने के बाद भी आज के अंसल के शरीर के ऊपर जू नहीं रहेगा। नंबर ऑफ टाइम हम लोग जा करके वहाँ बात कर चुके, सर 6 महीने हो जाएगा, साल भर हो जाएगा, पहले ये वाली यूनिट तैयार कर लें, फिर ये वाली यूनिट तैयार कर लें, और मैं तब से लगातार जो हूँ पेमेंट किए चला जा रहा हूँ। शिशिर लोन की 26,000 रुपए किश्त भरते हैं और ऊपर से जिस मकान में रहते हैं उसका 15,000 रुपए का किराया भी। अब दिक्कत है, कोविड पीरियड में बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी 2 EMI मैं बैंक ऑफ इंडिया से जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा जो है कुछ जो है रीस्ट्रक्चरिंग वाला कर दिया जाए, पर अभी वो लोग जो है कर नहीं रहे हैं। इसलिए मेरी 2 EMI भी जो है लैप्स कर गई। मैं दे नहीं पाया कोविड पीरियड में, क्योंकि कोविड में आपको मालूम है कि बिज़नेस का कितना लॉस हुआ है। उसी तरह हमारा भी जो है बिज़नेस का बहुत लॉस हुआ है। बहुत ही मुश्किल से मैं इसको मैनेज करके इस समय जो है किसी तरीके से दे पा रहा हूँ कि कभी कुछ बच्चों की फ़ीस मैनेज करता हूँ, वो डिले हो जाती है, कभी रेंट का मैनेज करता हूँ। इस तरह से करके किसी तरीके से मैं इसको दे पा रहा हूँ। अगर इसी तरह की स्थिति चलती रही तो मुझे नहीं उम्मीद कि मैं कब तक बैंक का लोन भी दे पाऊंगा। लखनऊ के शर्मा परिवार की भी यही कहानी है। 2 रूम का अपना फ्लैट है, 2 बड़े बच्चे और बूढ़े माँ बाप के साथ रहते हैं। घर छोटा पड़ने लगा तो साल 2014 में बड़े बड़े और आकर्षक विज्ञापन देखकर पार्थ बिल्डर के एक प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया। तय वक्त पर 70 लाख रुपए का पेमेंट भी कर चुके हैं, लेकिन बिल्डर ने अपना वादा पूरा नहीं किया। कब मिलने की तारीख थी, मतलब आपका फ्लैट आपको कब मिलना था? 2014 में मैंने बुक कराया था, और जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है इसके पैरा नंबर 17C में लिखा हुआ है कि जब हमारा काम शुरू होगा, तो बिल्डर ने सितंबर 2013 में बनाना शुरू कर दिया था और नियमतः 30 महीने में मिल जाना चाहिए था। तो मार्च 2016 में हमें कायदे से मकान का कब्जा मिल जाना चाहिए था। तो मार्च 2016 में हमको कब्जा नहीं मिला। उसके बाद हमने बिल्डर से संपर्क किया तो बिल्डर ने कहा 2016 दिसंबर तक मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला। फिर 1 साल हमने और वेट किया। फिर उसके बाद हमने 2018 में रेरा अथॉरिटी में अपनी कंप्लेंट हमने दर्ज कराई। वहाँ भी हम सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ रही है। रेरा को भी अनसुना क्यों किया जा रहा है? लखनऊ में बिल्डर घर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये समझने के लिए हमने तुलसियानी ग्रुप चलाने वाले अनिल तुलसियानी से बात की। उन्होंने भी कहा कि कोरोना काल में 6 महीने के दौरान काम बिल्कुल नहीं हुआ। मजदूरों के पलायन की वजह से काम पर बड़ा असर पड़ा। मेरे पीछे आप एक साइट देखेंगे, तुलसियानी ग्रुप की साइट है। टारगेट था इस ग्रुप का कि जल्दी जल्दी ये तैयार हो और जल्दी जल्दी लोग आकर के रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क किया गया और उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया दिखाया गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक ये साइट कंप्लीट नहीं हो पाई है। दिक्कतें रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ भी हैं। लेकिन घर खरीदारों के सामने आई पैसों की किल्लत को लेकर बजट से पहले उनकी सरकार से कुछ मांग भी है। बेसिकली कस्टमर्स को रिलीफ के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो रजिस्ट्रेशन फी जो है, जो उसको 7% लगती है, वो रजिस्ट्रेशन फी अगर उसको जो है 3% पे कर दिया जाए तो कस्टमर को एक 4% का वो रिलीफ मिलेगा, जैसे कि कुछ स्टेट्स ने की है। उसके लिए आप टाइम बाउंड कर सकते हैं कि जो मार्च तक रजिस्ट्री करा लेगा उसको 3% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। और दूसरा जो है GST की छूट होनी चाहिए। बजट में सरकार से बायर को ऐसी ही रियायत देने की अपील विक्ट्री ग्रुप के MD सुधीर अग्रवाल भी कर रहे हैं, ताकि रेडी हो चुके प्रोजेक्ट्स के घर बिक सके और बिल्डर बायर दोनों का मकसद पूरा हो। सबसे पहली चीज हम कहते हैं कि जितनी भी बिल्टअप इन्वेंट्रीज हैं उनको सरकार किसी तरह से सब्सिडाइज करे, किसी तरह से ये कहे कि ये बिकेंगी तो मार्केट में पैसा आएगा, फ्लो होगा तो वो मनी दोबारा से रोल होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट आएगा, फिर नई कंस्ट्रक्शन होंगी। तो जो बिल्टअप इन्वेंट्रीज हैं उनको किसी तरह से सब्सिडाइज करे गवर्नमेंट, टैक्सेशन के माध्यम से या किसी और टैक्स हॉलिडे के माध्यम से, कुछ भी करे। दूसरी चीज, जो हाउसिंग लोन पर 1.5 लाख रुपए तक की जो रेट है हमारी, उसको मेरे को लगता है कि 2.5 लाख रुपए 1 साल के लिए बस अभी गवर्नमेंट को इस बजट में करना चाहिए,
क्योंकि इससे क्या है, बढ़ावा मिलेगा, लोग हाउसिंग लोन लेंगे। सरकार को इन सुझावों पर गौर करना होगा, क्योंकि देश की जीडीपी में रियल एस्टेट की हिस्सेदारी लगभग 8% है, जो कि 2025 तक बढ़कर 13% पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 2030 तक रियल एस्टेट का मार्केट साइज लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन ये लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब सरकार कोरोना काल में जो सेक्टर पर मार पड़ी है, बजट के जरिए उस पर मरहम लगाए। जब भी किसी देश की आर्थिक संपन्नता को दिखाना होता है तो उस देश की ऊंची ऊंची इमारतों की तस्वीरों को पैमाना माना जाता है। बुलंद इमारतें शानदार अर्थव्यवस्था की कहानी कहती हैं। इस लिहाज से हिंदुस्तान में मुंबई का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन कोरोना काल के चलते मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर पर भी बड़ी मार पड़ी है और बिल्डर से लेकर खरीदार तक को 2021-22 बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। मुंबई में फ्लैट लेकर आशियाना बनाने का चलन तो खूब है, लेकिन यहाँ भी फ्लैट तय वक्त पर मिल जाए इसकी गारंटी नहीं है। मुंबई में एविएशन सेक्टर में काम करने वाली किरण चौहान की कहानी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि इन्होंने 11 साल पहले एक फ्लैट बुक किया था, लेकिन आज भी मुंबई के मीरा रोड इलाके में ये किराए पर रहती है और जहाँ रहती है वहीं से उस इमारत को भी निहारती है जिसमें इनका लाखों रुपया फंसा हुआ है। मैंने 2009 में ये घर बुक किया था, जिसका पोजेशन 2011 में होने वाला था। 2019 मार्च में उसने मुझे बोला था कि अब दिसंबर में हम आपको पोजेशन देंगे, पर अब हम 2021 के जैन में, और अभी भी आप देख सकते हैं उसकी बिल्डिंग उसी कंडीशन में खड़ी है। आपको फिर याद दिला दें, किरण चौहान एविएशन सेक्टर में काम करती है, जिस पर कोरोना का सबसे बड़ा कहर गिरा था। उनके घर में खाने के लाले पड़ गए थे और बिल्डर अब रेरा कानून को भी ठेंगा दिखा रहा है। बजट से पहले किरण सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। देखिए, सरकार ने महारेरा जो लेकर आया है, आई थिंक वो काफ़ी फायदेमंद है कंज्यूमर्स के लिए, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस थोड़ा एम्बिगुअस है और आई थिंक ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ सही में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आई थिंक एक लेटर आप लिख दें तो आई थिंक यू शुड बी रेडी फॉर द हियरिंग, एंड आई थिंक इट्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। आई मीन मेरा क्या फॉल्ट है, जस्ट इमेजिन करिए ना। तो इस कहानी का दूसरा पहलू बिल्डरों की मुसीबत भी है। मीरा रोड इलाके के ही मशहूर बिल्डर भरत जैन 25 सालों से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन अब कारोबार का ग्राफ जो नीचे गया उससे उबरने में इन्हें सालों लग सकते हैं। जिस बहुमंजिला इमारत में लोगों को आकर रहना था, उसके ग्राहक ही नहीं मिल रहे। मैंने महाराष्ट्र गवर्नर को लेटर भी लिखा था और गवर्नर से मुझे रिप्लाई भी आई। गवर्नर ने फिर वो लेटर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर को भी उन्होंने ये किया था। उन्होंने मुझे रिप्लाई भी दिया कि फ़िलहाल जो आपने जो मांग रखी है वो पॉलिसी के अंदर नहीं है। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा है। तो गवर्नमेंट भी कोई ऐसा रास्ता निकाले कि थोड़ा व्यापारियों के ऊपर कोई नया कोई टैक्स कर इस समय ना लगाए तो अच्छी बात है। भरत जैन के मुताबिक आने वाले बजट में सरकार को बिल्डरों के लिए भी कुछ ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए जो घाटे से उबार सके। सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर को मदद की क्यों जरूरत है, इस आंकड़े से भी समझिए। देश के कुल 8 शहरों में रियल एस्टेट की हकीकत यही है कि दिसंबर 2020 में बिना बिके हुए तैयार फ्लैट की संख्या 7,18,000 थी, जबकि दिसंबर 2019 में ये आंकड़ा 7,92,000 का था। यानी देश के 8 शहरों को मिलाकर महज करीब 75,000 फ्लैट ही एक साल में बिक पाए। इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीद है कि बजट में सेक्शन 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट की राशि को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। साथ ही निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पर जीएसटी की छूट भी मिले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।